अगर आप एक फरारी को सामने से गुजरते हुए देखते हैं तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? आप स्वाभाविक रूप से यह सोचते हैं कि इस कार का मालिक तो बहुत ही अमीर है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जब मैं इनमें से कुछ लोगों को जानने लगा तब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। इनमें से काफी लोग तो औसत रूप से सफल थे, जिन्होंने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा कार पर खर्च किया था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मुझे एक व्यक्ति याद है जिसे हम रोजर कहेंगे। वह लगभग मेरी ही उम्र का था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रोजर क्या काम करता था, लेकिन वह एक कार पोर्श चलाता था और अनुमान लगाने के लिए लोगों के लिए इतना काफी था। फिर एक दिन रोजर एक पुरानी होंडा में आया, अगले हफ्ते भी और फिर उससे अगले हफ्ते भी। तुम्हारी पोर्श को क्या हुआ? मॉर्गन हाउसल ने पूछा। कार लोन चुकता ना होने के कारण उसकी कार को जब्त कर लिया गया था। शर्मिंदगी का कोई नाम तक नहीं था। उसने ऐसे जवाब दिया मानो किसी खेल की बात कर रहा हो। उसके बारे में लगाया गया हर अनुमान गलत था। $1 लाख की कार चलाने वाला व्यक्ति अमीर हो सकता है, लेकिन उसकी संपत्ति के बारे में आपके पास जो एकमात्र जानकारी है वह यह है कि अब उसके पास कार खरीदने के लिए पहले से $1 लाख कम है। सिर्फ यही है जो आप उन लोगों के बारे में जानते हैं। असली संपत्ति तो वह होती है जो आपको कभी दिखाई नहीं देती। दोस्तों, इस बुक में 7 सीक्रेट्स बताए गए हैं जिन्हें मॉर्गन हाउसल ने अमीर बनने के लिए रिकमेंड किया है। कोई भी इन सीक्रेट्स को अपनाकर अपनी जिंदगी सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनैलिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इसके सीक्रेट्स आप आज की ऑडियो बुक में जान सकते हैं। दोस्तों, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मौका अब आपके हाथ लगने वाला है आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल कर रख देगा। इन सभी सीक्रेट्स को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको कौन सा सीक्रेट सबसे वैल्यूएबल लगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सीक्रेट से, जिसका नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बात अगर कंपाउंडिंग की हो और वॉरेन बफेट का जिक्र ना हो तो ऐसा भला कैसे हो सकता है? वॉरेन बफेट ने अपनी वेल्थ कैसे निर्मित की, इस पर 2000 से भी अधिक किताबें लिखी जा चुकी हैं। उनमें से कई बेहतरीन हैं, लेकिन ऐसी बस कुछ ही किताबें हैं जो इस तथ्य पर पर्याप्त ध्यान देती है। बफेट की वेल्थ सिर्फ उनके एक अच्छा निवेशक होने के कारण नहीं है, बल्कि लगभग बचपन से ही एक अच्छा निवेशक होने के कारण है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मेरे इस किताब को लिखने के समय वॉरेन बफेट की टोटल वेल्थ $84.5 मिलियन है। उसमें से लगभग $84.2 मिलियन 50वें जन्मदिन के बाद पूंजित हुई और 81% $5 बिलियन लगभग 65 की उम्र में सामाजिक सुरक्षा की योग्यता प्राप्त करने के बाद आई। वॉरेन बफेट एक असाधारण निवेशक हैं, लेकिन अगर आप उनकी सारी सफलता को निवेश कुशलता से जोड़ते हैं तो आप एक मुख्य बिंदु को छोड़ देंगे। उनकी सफलता की वास्तविक कुंजी यह है कि वे एक शताब्दी के 3/4 भाग तक एक असाधारण निवेशक रहे हैं। अगर उन्होंने 30 की उम्र में निवेश आरंभ किया होता और 60 की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए होते, शायद ही किसी ने उनका नाम कभी सुना होता। एक छोटे से विचार परीक्षण पर नजर डालिए। बफेट ने 10 वर्ष की उम्र में गंभीर रूप से निवेश शुरू कर दिया था। 30 की उम्र तक पहुंचने तक उनकी शुद्ध संपत्ति $1 मिलियन थी, या
$9.3 मिलियन मुद्रास्फीति से समायोजित होने के बाद। लेकिन अगर वे कोई सामान्य व्यक्ति होते जिसने अपनी किशोरावस्था और युवावस्था दुनिया घूमते हुए अपनी अभिलाषा ढूंढते हुए बिताई होती और 30 की उम्र में उनकी शुद्ध संपत्ति मान लीजिए $25,000 होती, और मान लेते हैं कि वे फिर भी असाधारण वार्षिक निवेश प्रतिफल कमाने में सक्षम रहते जो उन्होंने उत्पन्न किया है 22% प्रति वर्ष, लेकिन 60 की उम्र में निवेश करना छोड़ देते जिससे गोल्फ खेल सकें और अपने नाती पोतों के साथ समय बिता सके। आज उनकी शुद्ध संपत्ति का मोटा अनुमान कितना होता? $84.5 बिलियन तो नहीं, $11.9 मिलियन। उनकी वास्तविक शुद्ध संपत्ति से 99.9% कम। प्रभावी रूप से वॉरेन बफेट की वित्तीय सफलता को उस वित्तीय आधार से जोड़ा जा सकता है जो उन्होंने अपनी किशोरावस्था में बनाया, और वह दीर्घायु जिसे अपनी वृद्धावस्था में कायम रखा। निवेश उनका कौशल है, लेकिन उनका असली सीक्रेट है टाइम। तो दोस्तों, कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। अब बात करते हैं अपने अगले सीक्रेट की, जो है सीक्रेट नंबर 2, धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। आइए दो निवेशकों की एक छोटी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। उनमें से दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन लगभग एक शताब्दी पहले उन दोनों के रास्ते आपस में दिलचस्प रूप से टकराए। तो दोस्तों, इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिए। जेसी लिवरमोर अपने समय के महानतम स्टॉक ट्रेडर थे। उनका जन्म 1877 में हुआ, और जब लोग जानते भी नहीं थे कि ट्रेडिंग क्या है, उस समय वे एक पेशेवर ट्रेडर बन गए। 30 वर्ष की उम्र में उनकी संपत्ति मुद्रास्फीति समायोजित होने के बाद $100 मिलियन थी। 1929 में जेसी लिवरमोर विश्व के सबसे जाने माने निवेशकों में से एक थे। उस वर्ष स्टॉक मार्केट में आई गिरावट जिसने महामंदी की शुरुआत की, उसने इतिहास में लिवरमोर की विरासत को भी सुदृढ़ कर दिया। अक्टूबर 1920 के एक सप्ताह में स्टॉक मार्केट के 1/3 से अधिक मूल्य का सफाया हो गया, जिसके दिनों को बाद में काला सोमवार, काला मंगलवार और काला गुरुवार नाम दिया गया। लिवरमोर की पत्नी डोरथी काफी डरी हुई थी जब उनके पति 29 अक्टूबर की शाम को घर पहुंचे। वॉल स्ट्रीट के सट्टेबाजों के आत्महत्या करने की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थी। उन्होंने अपने बच्चों के साथ रोते हुए जेसी का दरवाजे पर स्वागत किया, और उनकी मां इतनी व्याकुल थी कि वे दूसरे कमरे में बंद होकर रो रही थी। ऑटोबायोग्राफी राइटर टॉम रूबिथॉन के अनुसार जेसी कुछ पलों तक तो हक्के बक्कर होकर वहीं खड़े रहे, यह समझने से पहले कि आखिर हो क्या रहा था। फिर उन्होंने अपने परिवार को यह खबर सुनाई। भाग्य की दरकार और मौलिक सूझ से वे स्टॉक मार्केट में गिरावट पर दांव लगा रहे थे। आपका मतलब हम बर्बाद नहीं हुए? डोरथी ने पूछा। नहीं प्रिय, आज मेरा ट्रेडिंग में सबसे अच्छा दिन था। हम शानदार ढंग से अमीर हो गए हैं और जो भी चाहें वह कर सकते हैं, जेसी ने कहा। डोरथी दौड़कर अपनी मां के पास गई और उन्हें चुप होने को कहा। एक ही दिन में जेसी लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी अधिक के बराबर की कमाई की थी। स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे खराब महीने में वे विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बन गए। जब लिवरमोर का परिवार इस अद्भुत सफलता का जश्न मना रहा था, एक दूसरा व्यक्ति निराशा में वॉल स्ट्रीट की गलियों में भटक रहा था। उनका नाम था अब्राहम जर्मनस्की, एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे जिन्होंने 1920 के तूफानी दशक में काफी समृद्धि प्राप्त की। जैसे ही अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी,
उन्होंने वही किया जो वस्तुतः हर दूसरे सफल न्यूयॉर्क निवासी ने किया। स्टॉक मार्केट की बढ़ती कीमत पर जमकर दांव लगाया। 26 अक्टूबर 1929 को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया और वह, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, अब्राहम जर्मन स्काई का अंत था। यहाँ हम एक अंतर देख सकते हैं। अक्टूबर 1929 की गिरावट ने जेसी लिवमोर को विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बना दिया। वहीं इसने अब्राहम जर्मन स्काई को बर्बाद कर दिया और शायद उनकी जान भी ले ली। लेकिन अगर 4 साल आगे बढ़ें तो इनकी कहानियां फिर एक दूसरे से टकराती हैं। अपने 1929 के व्यवसाय के बाद लिवमोर ने अधिक आत्मविश्वास से और बड़े से बड़ा निवेश किया। यह उनके सर से ऊपर चला गया और वे बढ़ते कर्ज में डूब गए और फलतः स्टॉक मार्केट में सब कुछ गंवा बैठे। दिवालिया और शर्मिंदा होकर वे 1933 में 2 दिन के लिए गायब हो गए। उनकी पत्नी उन्हें ढूंढने निकली। जेसी एल लिवमोर 1100 पार्क एवेन्यू में रहने वाले स्टॉक मार्केट ऑपरेटर लापता है और उन्हें कल दोपहर 3 बजे से देखा नहीं गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1933 में लिखा। वे वापस लौटे लेकिन उनका रास्ता तय हो चुका था। लिवमोर ने अंत में अपनी जान ले ली। समय अलग अलग था लेकिन जर्मन स्काई और लिवमोर में एक समानता थी। वे दोनों धनवान बनने में बहुत अच्छे थे और धनवान बने रहने में उतने ही खराब। दोस्तों, इन दोनों का भले ही समय अलग अलग था लेकिन जर्मन स्काई और लिवमोर में एक कॉमन बात थी। वे दोनों धनवान बनने में बहुत अच्छे थे और धनवान बने रहने में उतने ही खराब। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि धनवान शब्द आप पर लागू नहीं होता, इस अवलोकन से मिली सीख सब पर लागू होती है और आय के हर स्तर पर। दोस्तों, इस सीक्रेट से हमने एक महत्वपूर्ण बात ये जानी कि संपत्ति प्राप्त करना एक बात है और इसे बनाए रखना दूसरी। अब बात करते हैं अपने अगले सीक्रेट की, जो है सीक्रेट नंबर 3, भाग्य और जोखिम। दोस्तों, भाग्य और जोखिम, इसको हम बिल गेट्स की कहानी से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल गेट्स की कहानी से। बिल गेट्स विश्व के उस एकमात्र हाई स्कूल में गए जहां कंप्यूटर था। सिएटल से कुछ ही दूरी पर स्थित लेक साइड स्कूल में कंप्यूटर कैसे आया, यह कहानी बहुत ही अद्भुत है। बिल डूगल द्वितीय विश्व युद्ध में एक समुद्री विमान चालक थे जो बाद में हाई स्कूल में गणित और विज्ञान के अध्यापक बन गए। दोस्तों, वे मानते थे कि किताबी ज्ञान बिना वास्तविक अनुभव के काफी नहीं। वे यह भी समझते थे कि कॉलेज में पहुंचने के समय हमें कंप्यूटर की कुछ जानकारी की आवश्यकता होगी। स्वर्गीय माइक्रोसॉफ्ट सह संस्थापक पॉल एलन ने याद करते हुए कहा था, 1968 में डूगल ने लेक साइड स्कूल मदर्स क्लब से निवेदन किया कि वे अपनी वार्षिक फुटकर बिक्री से होने वाली आय का लगभग $3000 से एक टेलीटाइप मॉडल 30 कंप्यूटर लीज पर लें जो टाइम शेयरिंग यानी समय सहभाजन के लिए जनरल इलेक्ट्रिक मैन फ्रेम टर्मिनल से जुड़ा हो। टाइम शेयरिंग का प्रिंसिपल 1965 में जाकर आविष्कृत हुआ। बिल गेट्स ने बाद में कहा, कोई निश्चय ही काफी दूरदर्शी था। अधिकतर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूलों के पास इतना अग्रवर्ती कंप्यूटर नहीं था जैसा 8वीं कक्षा में बिल गेट्स के पास था, और बिल गेट्स को उससे बेतहाशा लगाव भी था। बिल गेट्स 1968 में 13 वर्ष के थे जब वे अपने सहपाठी पॉल एलन से मिले। एलन को भी स्कूल का कंप्यूटर इस्तेमाल करने का बहुत जुनून था और दोनों मिलते ही गहरे मित्र बन गए। लेक साइड का कंप्यूटर वहां के सामान्य पाठ्यक्रम का भाग नहीं था।
यह एक इंडिपेंडेंट अध्ययन कार्यक्रम था। बिल और पॉल आराम से कंप्यूटर में अपनी रचनात्मकता को स्वच्छंद रूप से विचरण करने देते थे। स्कूल के बाद देर रात में या सप्ताह में वे शीघ्र ही कंप्यूटिंग में माहिर हो गए। अपने ऐसे ही एक देर रात के सत्र में एलन को याद है कि बिल गेट्स ने एक बार एक फॉर्च्यून मैगजीन दिखाते हुए कहा था, तुम क्या सोचते हो, एक फॉर्च्यून 500 कंपनी चलाना कैसा लगता होगा? एलन ने कहा था कि उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। शायद एक दिन हमारी खुद की कंप्यूटर कंपनी होगी, गेट्स ने कहा। अब माइक्रोसॉफ्ट का कुल मूल्य $1 ट्रिलियन से भी अधिक है। दोस्तों, अब एक मिरेकल कैलकुलेशन करते हैं। 1968 में यूएन के अनुसार विश्व में लगभग 303 मिलियन हाई स्कूल की उम्र के लोग थे। उनमें से लगभग 18 मिलियन यूएस में थे और इनमें से लगभग 2,70,000 वॉशिंगटन स्टेट में रहते थे। 1 लाख से कुछ अधिक सिएटल में रहते थे और इनमें से सिर्फ 300 लेक साइड स्कूल में जाते थे। 303 मिलियन से शुरू करके 300 पर खत्म। 1 मिलियन हाई स्कूल आयु के विद्यार्थियों में से सिर्फ एक ने ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहां एक कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे और दूरदर्शिता का मेल था। बिल गेट्स उनमें से एक थे। और दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि गेट्स भी इसे मानने से पीछे नहीं हटे। वो कहते हैं अगर लेक साइड ना होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। ये बात उन्होंने 2005 की उत्तीर्ण होने वाली कक्षा को बताया। बिल गेट्स अत्यधिक होशियार हैं और उससे भी अधिक मेहनती और अपनी किशोर अवस्था में ही कंप्यूटरों को लेकर ऐसी परिकल्पना रखते थे जो अनुभवी कंप्यूटर अधिकारी भी ना समझ पाए। साथ ही लेक साइड स्कूल में जाने के कारण उन्हें 1 मिलियन में से एक वाली शुरुआती बढ़त भी मिली। दोस्तों, अब मैं आपको बिल गेट्स के मित्र केंट इवांस के बारे में भी बताता हूं। उसने भाग्य के भाई जोखिम की उतनी ही शक्तिशाली मात्रा का अनुभव किया। बिल गेट्स और पॉल एलन का नाम माइक्रोसॉफ्ट की सफलता के कारण घर घर में प्रसिद्ध हो गया, लेकिन लेक साइड में इन कंप्यूटर में विलक्षण प्रतिभा संपन्न हाई स्कूल किशोरों के गुट का एक और तीसरा सदस्य था। बिल गेट्स और केंट इवांस 8वीं कक्षा में घनिष्ठ मित्र बन गए। बिल गेट्स के कथन अनुसार इवांस कक्षा में सबसे सर्वश्रेष्ठ छात्र था। दोनों हद से ज्यादा फोन पर बातें किया करते थे। गेट्स ने इनसाइड बिल्स ब्रेन नामक वृत्त चित्र में याद करते हुए कहा था, मुझे अभी भी केंट का फोन नंबर याद है। उन्होंने कहा 525-7851। इवांस भी कंप्यूटर में उतना ही कुशल था जितने गेट्स और एलन। लेक साइड स्कूल को एक बार कक्षा की सारणी बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। सैकड़ों विद्यार्थियों की कक्षाओं को योजनाबद्ध करना जिससे वे अन्य कोर्स के साथ न उलझें, यह जटिलता का एक भूल भुलैया था। स्कूल ने बिल और केंट को, जो खुद बच्चे थे, यह काम सौंपा कि वे एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएं जो इस समस्या को सुलझा सके, और यह काम कर भी गया। और पॉल एलन के विपरीत केंट भी बिल के समान व्यावसायिक मानसिकता और अनंत महत्वाकांक्षा रखता था। केंट हमेशा अपने साथ एक बड़ा ब्रीफकेस रखता था, किसी वकील की तरह। बिल गेट्स याद करते हुए कहते हैं, हम हमेशा योजना बनाते रहते थे कि हम भविष्य में 5 या 6 साल बाद क्या करेंगे। क्या हमें सीईओ बनना चाहिए? हम किस प्रकार का प्रभाव बना सकते हैं? क्या हम जनरल बन जाएं या फिर हम राजदूत बन जाएं? चाहे जो भी हो, बिल और केंट जानते थे कि वे जो भी करेंगे साथ ही करेंगे। केंट के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए
बिल गेट्स धीमे से चुप हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना हो सका। हाई स्कूल पास करने से पहले ही एक पर्वतारोहण दुर्घटना में केंट की मृत्यु हो गई। प्रतिवर्ष यूनाइटेड स्टेट्स में पर्वतारोहण में लगभग 3 दर्जन लोगों की मृत्यु होती है और हाई स्कूल में एक पहाड़ पर मरने की संभावना लगभग 1 मिलियन में से 1 है। बिल गेट्स ने लेक साइड जाकर 1 मिलियन में से 1 का भाग्य पाया। केंट इवांस ने 1 मिलियन में से 1 का जोखिम पाया, जिसके चलते जो वह और गेट्स प्राप्त करना चाहते थे वह उसे कभी पूरा कर ही नहीं पाया। एक जैसा बल, एक ही मात्रा, बस विपरीत दिशाएं, भाग्य और जोखिम दोनों इस वास्तविकता का प्रमाण है कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयास के परे अन्य शक्तियों पर भी निर्भर करता है। वे दोनों इतने समान हैं कि आप एक को सम्मान दिए बिना दूसरे में विश्वास नहीं रख सकते। ये दोनों इसलिए अस्तित्व रखते हैं क्योंकि संसार इतना जटिल है कि आपके 100% प्रयासों से आपको 100% नतीजे नहीं मिल सकते। वे बस एक ही बात से चलते हैं। आप इस खेल में 7 बिलियन लोगों में से एक हैं, जिसमें अनगिनत चीजों में फेरबदल होती रहती है। कभी कभी आपके नियंत्रण के परे के संयोगवश परिणाम आपके योजनाबद्ध प्रयासों से अधिक अहम सिद्ध होते हैं, लेकिन दोनों को मापना इतना कठिन है और स्वीकार करना इतना मुश्किल कि ये अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। हर बिल गेट्स के साथ एक केंट इवांस भी होता है जो उतना ही प्रतिभावान और प्रेरित था, किंतु जीवन के चरखे के दूसरी ओर पलटकर रह गया। दोस्तों, यदि आप भाग्य और जोखिम को यथोचित सम्मान दें, आप पाएंगे कि वित्तीय सफलता को आंकते हुए अपनी और अन्य लोगों की कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वह दिखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले सीक्रेट की, जो है सीक्रेट नंबर 4, जिसका नाम है कोई भी मूर्ख नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक समस्या के बारे में बताना चाहूंगा। इसे जानकर आप अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में बेहतर महसूस करेंगे और दूसरे अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में कम आलोचनात्मक। लोग पैसे के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें करते जरूर हैं, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं है। बात असल में यह है, अलग अलग पीढ़ियों के लोग जिनका पालन पोषण करने वाले माता पिता की आय अलग है, जीवन मूल्य अलग है, जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अर्थव्यवस्था में जन्मे, जिन्होंने अलग अलग जॉब मार्केट में विविध प्रकार के प्रोत्साहन और भाग्य का अनुभव किया, वे एक दूसरे से बहुत अलग पाठ सीखते हैं। दुनिया कैसे चलती है इस बारे में हर किसी का अपना ही अनुभव होता है और जो आपने अनुभव किया है वह कहीं अधिक प्रभावशाली है उसके मुकाबले जो आप किसी और से सुनते या सीखते हैं। इसलिए हम सब, आप, मैं और हर व्यक्ति धन दौलत कैसे काम करती है इससे संबंधित अपने मूल्यों के सहारे अपना जीवन गुजारते हैं और अलग अलग लोगों के लिए इन मूल्यों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जो आपको मूर्खतापूर्ण लगे वह मेरे लिए मायने रख सकता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बढ़ा वह जोखिम और प्रतिफल के बारे में जैसे सोचता है, एक समृद्ध बैंकर की संतान चाहे भी तो वैसे न सोच पाए। एक व्यक्ति जो ऐसे समय में पला बढ़ा जब मुद्रास्फीति की दर अधिक थी, उसने वह अनुभव किया जो उस व्यक्ति को नहीं करना पड़ा जो स्थिर कीमतों के बीच पला बढ़ा। एक स्टॉक ब्रोकर जिसने महामंदी में अपना सब कुछ गवा दिया, उसने जो अनुभव किया 1990 के दशक के वैभव में काम करने वाला एक तकनीकी कर्मचारी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। एक ऑस्ट्रेलियन जिसने 30 वर्षों में कोई आर्थिक मंदी नहीं देखी, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया है जो किसी अमेरिकी नागरिक ने कभी नहीं किया। बस इतना ही नहीं,
अनुभवों की यह सूची असंख्य है। आप धन दौलत के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता, और इसका विपरीत भी उतना ही सच है। जिन धारणाओं, उद्देश्यों, पूर्वानुमानों के साथ आप अपना जीवन जीते हैं वह मुझसे अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं कि हम में से एक दूसरे से अधिक होशियार हैं या अधिक जानकारी रखता है। ऐसा इसलिए है कि हमारे जीवन अलग हैं, जो हमारे विविध और बराबरी के ठोस अनुभवों से रचे हैं। धन के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव, संसार में क्या हुआ, शायद उसका 0.007 टाइम 1% मात्र है, लेकिन आपके विचार अनुसार संसार कैसे चलता है उसका 80% है। इसलिए समान रूप से होशियार लोग इस बात पर बहस कर सकते हैं कि मंदी कैसे और क्यों होती है, आपको निवेश कैसे करना चाहिए, आपको किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, कितना जोखिम उठाना चाहिए आदि। 1930 के अमेरिका प्राखी अपने किताब में फ्रेडरिक लुइस एलन ने लिखा कि महामंदी ने लाखों अमेरिकियों को उनके शेष जीवन काल के लिए अंदरूनी तौर पर प्रभावित किया है, लेकिन अनुभवों में काफी विभिन्नता थी। 25 वर्ष बाद जब जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें महामंदी के बारे में क्या याद है। दोस्तों, उन्होंने टिप्पणी की, मुझे महामंदी के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं। मेरा परिवार दुनिया के सबसे धनी परिवारों में से एक था और यह उस समय काफी था। हमारे पास बड़े घर, नौकर चाकर थे और हम बहुत घुमा फिरा करते थे। जो चीज मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी वह बस यह थी कि मेरे पिता ने कुछ और मालियों को सिर्फ इसलिए काम पर रखा कि उन्हें नौकरी मिल जाए जिससे वे अपना पेट भर सकें। मुझे महामंदी के बारे में कुछ पता नहीं था जब तक मैंने हार्वर्ड में इसके बारे में नहीं पढ़ा। यह 1960 के चुनाव का एक मुख्य मुद्दा था। लोगों को लगा कि कैसे कोई ऐसा व्यक्ति अर्थव्यवस्था की बागडोर संभाल सकता था जिसे पिछली पीढ़ी के सबसे आर्थिक वृत्तांत की कोई जानकारी ही नहीं थी। इसका क्षतिपूरण काफी हद तक जेएफ के द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव के द्वारा हो गया। यह पिछली पीढ़ी में व्यापक एक दूसरा भावनात्मक अनुभव था जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हुर्बर्ट हम्फ्रे के पास नहीं था। हमारे सामने चुनौती यह है कि अध्ययन या ग्रहणशीलता की कोई भी मात्रा भय और अनिश्चितता की शक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकते। मैं इस बारे में पढ़ सकता हूं कि महामंदी में अपना सब कुछ गंवा देना कैसा रहा होगा, लेकिन मेरे मन में उन लोगों की तरह भावनात्मक घाव नहीं है जिन्होंने वास्तव में यह अनुभव किया है। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने यह सब अनुभव किया यह नहीं समझ सकता कि मेरे जैसा व्यक्ति स्टॉक्स खरीद कर रखने जैसे विषयों में असावधान कैसे हो सकता है। हम दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। स्प्रेडशीट बड़ी स्टॉक मार्केट गिरावटों की ऐतिहासिक आवृत्ति का मॉडल पेश कर सकती है, लेकिन स्प्रेडशीट उस भावना का मॉडल पेश नहीं कर सकती जो आप घर पहुंचकर अपने बच्चों की ओर देखकर सोचते हुए अनुभव करेंगे कि आपने ऐसी गलती की है जिससे उनका जीवन प्रभावित हो सकता है। इतिहास पढ़ने से आपको यह जरूर लगता है कि आप कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक आपने उसे जिया ना हो और उसके नतीजे को व्यक्तिगत तौर पर महसूस ना किया हो, आप उसे इतना नहीं समझ पाएंगे जिससे आपके व्यवहार में बदलाव आ सके। दोस्तों, हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन हम सबने इसके एक तिनके मात्र का ही अनुभव किया है। जैसा कि निवेशक बैटनिक कहते हैं, कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से पहले हमें उनका अनुभव करना आवश्यक है, और हम सब किसी न किसी तरह इस सच के शिकार हैं। दोस्तों, इसी के साथ अपने अगले सीक्रेट की बात करते हैं, जो है सीक्रेट नंबर 5, कभी भी पर्याप्त नहीं। दोस्तों,
इस सीक्रेट को हम रजत गुप्ता की कहानी से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रजत गुप्ता की कहानी से। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ और किशोर अवस्था में वे अनाथ हो गए। लोग ऐसे विशेषाधिकृत लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपना जीवन थर्ड बेस पर शुरू करते हैं। गुप्ता तो बेसबॉल स्टेडियम भी नहीं देख पाए। उस शुरुआत से आगे चलकर रजत ने जो उपलब्धियां प्राप्त की वे अद्भुत हैं। लगभग 45 इयर्स की एज में गुप्ता मैकिन्सी के CEO बन गए, जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म है। वे 2007 में सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लोक हितैषी कार्यों में बिल गेट्स के साथ सहभागिता की। वे 5 अन्य पब्लिक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सम्मिलित थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर गुप्ता अभी तक के सबसे सफल उद्यमियों में से एक बन चुके हैं। सफलता के साथ उन्हें प्रचुर संपत्ति भी मिली। 2008 में खबरों के अनुसार गुप्ता की शुद्ध संपत्ति $100 मिलियन थी। इतनी राशि अधिकांश लोगों के लिए अपरिमेय है। उस राशि का 5% वार्षिक प्रतिफल प्रतिदिन लगभग $6,000 प्रति घंटा उत्पन्न करता है। वे जीवन में जो चाहे वह कर सकते थे और जो वे चाहते थे वह मात्र एक सेंटा मिलियनेयर बनना नहीं था, वे एक बिलियनेयर बनना चाहते थे और वे हर हाल में यह पाना चाहते थे। गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक थे, जिसके कारण वे विश्व के कुछ सबसे अमीर निवेशकों से घिरे हुए थे। एक निवेशक ने प्राइवेट इक्विटी टाइकून के भुगतान दिवस का हवाला देते हुए गुप्ता के बारे में कहा, मुझे लगता है वे उस समूह में रहना चाहते हैं। वह एक अरबपतियों का समूह है ना? गोल्डमैन जैसे अरबों खरबों का ही समूह है, सही है ना? बिल्कुल सही। और इस तरह गुप्ता को एक लाभप्रद अन्य काम मिल गया। 2008 में जब गोल्डमैन सैक्स को वित्तीय संकट की मार झेलनी पड़ी, वॉरेन बफेट ने इस बैंक को बचाने के लिए $5 बिलियन की राशि निवेश करने का निर्णय लिया। गोल्डमैन बोर्ड का सदस्य होने के कारण गुप्ता को सामान्य जनता से पहले इस सौदे की जानकारी मिल गई। यह एक मूल्यवान जानकारी थी। गोल्डमैन का अस्तित्व शंकास्पद था और बफेट के समर्थन से ही निश्चय ही उसके स्टॉक में उछाल आ जाता। इस आगामी सौदे की जानकारी मिलने के 16 सेकंड बाद गुप्ता, जो गोल्डमैन बोर्ड मीटिंग की फोन कॉल पर थे, उन्होंने फोन रखकर राजरत्न नाम के एक हेज फंड प्रबंधक को फोन मिलाया। कॉल रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन राजरत्न ने तुरंत गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि फोन पर क्या बात हुई होगी। कुछ घंटों बाद जनता के सामने बफेट गोल्डमैन सौदे की घोषणा की गई। गोल्डमैन के स्टॉक में उछाल आया। राजा रत्न ने तुरंत $1 मिलियन कमा लिए। यह इस कथित चलन का बस एक उदाहरण है। SEC का दावा है कि गुप्ता की भीतरी कमाई से उन्हें $17 मिलियन का लाभ हुआ। यह पैसा कमाने का आसान तरीका था और अभियोक्ताओं के लिए यह और भी आसान मामला था। गुप्ता और राजरत्न दोनों भीतरी लेन देन के जुर्म में जेल गए और उनके करियर और प्रतिष्ठा दोनों हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गए। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं रजत गुप्ता के लिए इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी उन्हें वह काफी नहीं लगी और उन्होंने जुर्म का रास्ता अपनाया, जिसके कारण वो अपने मान सम्मान और अपना सब कुछ गवा बैठे। तो इसी के साथ अब अपने अगले सीक्रेट की ओर बढ़ते हैं, जो है सीक्रेट नंबर 6, कुछ भी मुफ्त नहीं होता। 2004 में जनरल इलेक्ट्रिक विश्व में सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसकी शुद्ध संपत्ति $1 ट्रिलियन की 1/3 थी। बीते दशक के हर वर्ष में यह पहले या दूसरे स्थान पर रही थी। जो कॉरपोरेट
कुलीन तंत्र का एक चमकता उदाहरण था। फिर सब मानो टूटकर ढह गया। 2008 के वित्तीय संकट ने जीई के वित्तीय विभाग को अस्त व्यस्त करके रख दिया, जो कंपनी के आधे से ज्यादा मुनाफे के लिए उत्तरदायी हुआ करता था। इसके परिणाम स्वरूप इसे मिट्टी के मोल बेच दिया गया। तेल और ऊर्जा की आगामी बाजियां भी दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुई, जिनसे कई बिलियन का नुकसान हुआ। जी का स्टॉक 2007 में $40 से गिरकर 2008 में $7 तक आ पहुंचा। सीईओ जेफ इमेल्ट, जो 2001 से कंपनी संभाल रहे थे, उन पर अविलंब रूप से दोषारोपण किया गया। उन्हें उनके नेतृत्व, अभिग्रहण, लाभांश में कटौती, कर्मियों की बर्खास्तगी और जाहिर से तौर पर गिरते स्टॉक मूल्य के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। सही भी है, अच्छे समय में जिनके पास राजवंशीय संपत्ति होती है वे पासा पलटने पर उत्तरदायित्व का भार भी उठाते हैं। 2017 में वे पद से हट गए। दोस्तों, लेकिन जाते समय इमेल्ट कुछ गहन कहकर गए, अपने उन आलोचकों को जवाब देते हुए जिन्होंने उन्हें गलत ठहराया था और कहा था उन्हें जो करना चाहिए था वह प्रत्यक्ष था। इमेल्ट ने अपने कर्मानुयायी से कहा, हर काम तब तक आसान नजर आता है जब तक आप उसे ना कर रहे हो, क्योंकि अखाड़े में खड़े व्यक्ति के संघर्ष भीड़ में खड़े लाखों लोगों के लिए अदृश्य होते हैं। विस्तार, अल्पावधि निवेशक, नियामक, यूनियन, दीर्घ स्थायी दफ्तरशाही की परस्पर विरोधी मांगों का सामना करना न सिर्फ कठिन है, बल्कि समस्याओं की तीव्रता को तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक आप खुद उनका सामना ना करें। इमेल्ट का कर्मानुयायी, जो सिर्फ 14 महीने टिक सका, उसने भी यह बात सही तरह से समझ ली। बहुत सी चीजें सिद्धांत की तुलना में प्रयोग में अधिक कठिन होती है। कई बार ऐसा इसलिए होता है कि हम अति विश्वासी हो जाते हैं। अधिकतर बार हम सफलता के मूल्य को सही तरह नहीं आंक पाते और इसी कारण हम इसे चुकाने में भी सक्षम नहीं हो पाते। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं अब अपने लास्ट सीक्रेट की, जो है सीक्रेट नंबर 7, धन संपत्ति की बचत कैसे करें। दोस्तों, मूलभूत चीजों की आवश्यकता सबको होती है। जब वे पूरी हो जाती है, आरामदेह मूलभूत आवश्यकताओं का एक और स्तर होता है और उसके बाद वे मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो आरामदेह, मनोरंजक और शिक्षात्मक भी हो, लेकिन भौतिकवाद के एक स्तर से आगे बढ़कर खर्च करना आपकी आय की ओर पहुंचते आपके अहंकार को प्रतिबिंबित करता है। पैसे खर्च करने का वह तरीका जिससे लोगों को यह पता चल सके कि आपके पास पैसा है या था। दोस्तों, बचत को बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली उपाय आय को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी विनम्रता को बढ़ाना है। जब आप बचत को अपनी आय और अहंकार के बीच के अंतर के रूप में देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि अच्छी आय वाले इतने लोग आखिर ज्यादा बचत क्यों नहीं कर पाते। स्वाभाविकता के विरुद्ध यह एक दिन प्रतिदिन का संघर्ष बन जाता है, जिसमें आप दूसरों का मुकाबला करने के लिए अपनी चादर से बाहर पैर फैलाते रहते हैं। वे लोग जिनकी व्यक्तिगत वित्तीय सफलता चिरस्थायी होती है, जरूरी नहीं कि उनकी आय अधिक ऊंची हो। उनकी प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अतः लोगों की बचत करने की क्षमता जितना वे सोचते हैं उससे कहीं अधिक उनके नियंत्रण में होती है। कम खर्च करके बचत की जा सकती है। अगर आपकी कामनाएं कम हो तो आप पैसा भी कम खर्च करेंगे। कम खर्च करके बचत की जा सकती है। अगर आपकी कामनाएं कम हो तो आप पैसा भी कम खर्च करेंगे और आपकी कामनाएं कम रहेगी। अगर आप इस बारे में कम परवाह करेंगे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, जैसा कि मॉर्गन हाउसल ने इस बुक में
तर्क किया है। धन संपत्ति वित्त से अधिक मनोविज्ञान पर निर्भर करती है और आपको बचत करने के लिए किसी खास कारण की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग घर के अग्रिम भुगतान, नई कार या सेवानिवृत्ति के लिए बचत करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है वाकई, लेकिन बचत करने के लिए हमें किसी विशेष वस्तु को खरीदने के उद्देश्य की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ बचत करने के उद्देश्य से बचत कर सकते हैं और वास्तव में आपको ऐसा करना भी चाहिए और सभी को करना चाहिए। किसी विशेष उद्देश्य के लिए बचत करने का मतलब एक पूर्वानुमानित संसार में बनता है, लेकिन हमारा संसार ऐसा नहीं है। पैसा जिस प्रत्यक्ष सामान को खरीद सकता है उसे सभी जानते हैं। अप्रत्यक्ष पहलू को समझना कठिन है, इसलिए यह अक्सर अज्ञात रह जाता है। लेकिन संपत्ति के अप्रत्यक्ष लाभ हमारे सुख को बढ़ाने में कहीं अधिक मूल्यवान और सक्षम सिद्ध हो सकते हैं, बजाय उन प्रत्यक्ष वस्तुओं के जो हमारी बचत का स्पष्ट रूप से लक्ष्य होती है। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक में इतना ही।